हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ओनली those quantities can be added or subtracted which have same dimensional formula, और यूनिट्स। वही क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो या फिर जिनकी यूनिट्स सेम हो, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें तो अगर हमें ऐड करना हो मीटर में, हम किलोग्राम को नहीं ऐड कर सकते। ओके, या फिर मीटर से हम किलोग्राम को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, है ना। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted which have the same dimensional formula। तो मीटर is the unit of length और किलोग्राम is the unit of mass। इनको हम ऐड नहीं कर सकते। मीटर को मीटर में ही ऐड किया जा सकता है। ठीक है, जैसा ऐसा है 1 मीटर प्लस 2 मीटर, ऐसा नहीं कि मीटर मीटर ऐड होकर 2 मीटर हो जाएगा, नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 मीटर प्लस 5 मीटर ये हो जाएगा 7 मीटर। मीटर मीन्स सेम डायमेंशन सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस या यूनिट एंड डायमेंशंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है इस पे एक सवाल। अब देखो इसमें और भी हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मीटर है और ये सेंटीमीटर है ना, इसको नहीं ऐड कर सकते। इसको या तो फिर मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आप मीटर किलोग्राम ये सब कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सेम क्वांटिटीज को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है, इसका यूज कहाँ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का? तो फर्स्ट यूज है to check the correctness of the equation। to check the correctness of equation, किसी इक्वेशन को ये चेक करना हो कि सही है कि गलत है, उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से चेक कर सकते हैं। दूसरा, to derive the relation, है ना, for गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन अगर हमें डिराइव करना हो तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन भी है, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना हो, जैसे जूल को अर्ग में चेंज करना हो, न्यूटन को डाइन में चेंज करना हो, तो टू कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अभी आपने डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम, वो अभी नहीं पढ़े। उनमें से अगर कोई एसआई में दिया है उसको सीजीएस में चेंज करना है या फिर एमकेएस में चेंज करना है या एमकेएस से सीजीएस में चेंज करना है, तो उसको भी हम इसकी हेल्प से, इस लॉ की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन देखते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। देखिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जैसे कोई इक्वेशन दी गई हमें, एस मान लो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
अब हमें ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं। कोई भी गिवन, ये तो आप लोग जानते होंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो पता ही है कि ये सही है। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। कोई भी ऐसी इक्वेशन दी जा सकती है जो आपको ना पता हो। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इक्वेशन की, जो s लिखा हुआ है यहाँ पे। s डिस्टेंस होती है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में s लिखा हुआ है, s डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें, यूनिट ना लिखें, तो डायमेंशनल फार्मूला होता है l। ठीक है, यही डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड का होना चाहिए। जैसे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ पे देखो वेलोसिटी लिखी हुई है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला lt माइनस 1, टाइम का t, ठीक है, इनटू में है तो इनटू में लिखेंगे, प्लस हाफ कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला lt माइनस 2 और ये t2, टाइम का स्क्वायर t का स्क्वायर। यहाँ पे जब करोगे तो ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा l, प्लस यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा l। तो आपने देखा यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है l, और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी लेंथ का ही डायमेंशनल फार्मूला है। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि ये l और l जुड़कर 2l हो जाएगा, ये नहीं है ना। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो इसका जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा वो इसके या फिर इसके बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड, मींस इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा और इस पूरे का डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर होगा। तो ये बात यहाँ पे जस्टिफाई होती है। इसका मतलब ये है कि गिवन इक्वेशन सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे कोई एक और इक्वेशन ले लेते हैं। कई सारी इक्वेशंस आप चेक कर सकते हैं, जो भी आप फिजिक्स में इक्वेशन पढ़ते हैं उसको चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है p इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, स्मॉल l, जहां पे t क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन होती है। l क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये चेक करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, t टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल T ही होता है। राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे 2 पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट होता है। 2 पाई न्यूमेरिक वैल्यू, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता तो इसको तो हटा देंगे। अंडर रूट l, l मींस लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l हो गया। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, lt माइनस 2, ये l l कैंसिल हो जाएगा। इस t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, t2, t2 से t बाहर आ जाएगा। डायमेंशनल फार्मूले को बिग ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला था वही राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला है। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन सही है। और चेक करना है, कई ऐसे एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहाँ पे ये लिखा रहता है, गिवन रहता है, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m is mass and v is velocity। ठीक है, तो ये इक्वेशन चेक करनी है सही है कि नहीं। तो इसको देखो कैसे चेक करेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और राइट हैंड साइड का लिखेंगे। अगर बराबर आ जाता है तो इक्वेशन सही है, और अगर बराबर नहीं आता है तो इक्वेशन सही नहीं है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l। वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। जब आप वेव्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा, लैम्डा इज द लेंथ एक्चुअली, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l ही होगा। राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, h अपॉन mv। अब आपके सामने सवाल ये है कि h का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है।
अब आप देखो h की अगर यूनिट देखो तो होती है जूल सेकेंड, और अगर इसका फॉर्मूला देखो तो E इक्वल्स टू एच एफ होता है ना। F इज द फ्रीक्वेंसी, E इज द एनर्जी। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो डायमेंशनल फार्मूला, और यहां से भी निकाल सकते हो। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन के बराबर होता है, जो कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, जूल, एनर्जी भी जूल। H का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ये पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये t-1 इधर भेजोगे तो आ जाएगा mL2t-1, क्योंकि एक t-1 कट जाएगा, दोनों ऊपर ही है न्यूमरेटर में, तो एक t-1 कट जाएगा, एक ही बचेगा। तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो जूल यूनिट होती है वर्क की, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL2t-2, और सेकंड t, यहाँ से भी आएगा क्या, सेम mL2t-1। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन में आपको इसका फार्मूला आना पता था, डायमेंशनल फार्मूला जरूरी था कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ, h का डायमेंशनल फार्मूला mL2t-1, और मास का m, और वेलोसिटी का L-t-1 होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम L-t-1। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से l, और ये t-1 से t-1, एक l ही बचेगा। तो राइट हैंड साइड का भी डायमेंशनल फार्मूला वही आया है जो कि किसका था, लेफ्ट हैंड साइड का। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हो कि कोई गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, हाँ? और इससे हम और तरीके के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक ही क्वांटिटीज जो यूनिट्स होती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, वही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो देखो इस तरीके का सवाल पूछ लिया गया कि f इक्वल्स टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी, है ना, और आपसे कहा गया कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला find the dimensional formula of A and B, where in the given equation F is force, X is distance, और आपसे कहा गया A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा फोर्स का, वो इसके बराबर और इसके बराबर होगा, अलग अलग, जैसा कि आपने इस इक्वेशन में प्रूफ किया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके और इसके बराबर होता है, प्रूफ किया था। तो वो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके या फिर इसके बराबर होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो डायमेंशनल फार्मूला dimensional formula of f is equals to dimensional formula of a अंडर रूट x। ठीक है, तो आपको पता है f फोर्स है, f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन mlt-2, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अंडर रूट x, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है होता है पावर 1/2। इसको इधर भेज देंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा mlt-2 अपॉन l की पावर 1/2। इस l/2 की पावर 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो mlt-2 इंटू l की पावर -1/2। मैथ का ये फॉर्मूला होता है, रूल होता है कि इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो भी साइन हो विद द साइन पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l, l यहाँ पे कितना था, कुछ नहीं मतलब 1, और इसमें से हाफ माइनस हो जाएगा और t की पावर -2, तो एक में से 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो हाफ ही बचेगा, 1 बड़ा इसलिए प्लस का हाफ। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया a का, और b का तो सीधे सीधे ही निकल आएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला b के बराबर है, मतलब b का निकालने के लिए आप क्या करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किसके बराबर होना चाहिए? बी के। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, तो एफ का पता है एम एन टी माइनस बी, तो बी के बराबर। इस तरीके से आप ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये एक एप्लीकेशन हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कोई एस्केप वेलोसिटी v, जहाँ पे क्या है? एस्केप वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन में है ये। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जाए वर्टिकली अपवर्ड, सीधे, कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उससे बाहर चला जाए, है ना, तो उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जी यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m मास, r रेडियस। तो कहा गया है चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले आप इसमें देखो, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt माइनस 1। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब आप आएंगे तो 2 तो कांस्टेंट, आपको डायमेंशनल फार्मूला g, m और r का लिखना है, जहां पे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब g का फार्मूला कैसे निकाला जाए? तो g के लिए आप न्यूटन्स का फार्मूला पढ़ेंगे, 1 अपॉन g f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। यहाँ पे ये g जो है उसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ से आप फार्मूला निकाल सकते हो। f इसको इधर भेज दो इनटू r स्क्वायर, ये इनटू में है तो अपॉन में आ जाएगा, m1 m2 इक्वल्स टू g। अब f का डायमेंशनल फार्मूला mlt माइनस 2, डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो r हो गया इनटू डिस्टेंस ही, m1 मास और m2 भी मास, तो हमने डायमेंशनल फार्मूले सबके लिख दिए। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, ये m ऊपर आएगा, तो g इक्वल्स टू m माइनस 1 L3 p माइनस 2, ये हो गया g का डायमेंशनल फार्मूला। तो आप यहाँ रख दोगे g का डायमेंशनल फार्मूला, अंडर रूट m माइनस 1 L3 t माइनस 2 अपॉन r, इंटू में m था तो m एक और आ जाएगा, अपॉन r मतलब लेंथ। डायमेंशनल फार्मूला बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बिग ब्रैकेट लगा देंगे, एक l से एक l कट जाएगा, 2 बचेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा, ये m है, ये माइनस m है पावर, ये तो कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, m की पावर 0, और किसी भी टर्म की पावर 0 होती तो वो 1 होता है, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा था? L2 t माइनस 2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब दो के पेयर का हम एक बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे L2 है तो एक बाहर आ जाएगा, T2 है माइनस के तो एक बाहर आ जाएगा, Lt माइनस 1, वही लेफ्ट हैंड साइड का था। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है? सही। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये गिवन इक्वेशन सही देखिए। ओके, दूसरा सवाल देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, यू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, जहां पर f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, l लेंथ है, t टेंशन है, और m इज द मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे m सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ये बात ध्यान रखिए। तो f फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड मतलब t की पावर 1/t पर मतलब अपॉन, तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला t माइनस 1, राइट हैंड साइड 1/2l अंडर रूट t अपॉन l। 2 एक कांस्टेंट, 2 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, l लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l, अंडर रूट
तो अंडर रूट लगा देंगे। टेंशन इज द T is the tension in the string. Tension is actually a type of force acting in the string, rope or chain, है ना। तो उसमें लगने वाले फोर्स को ही हम स्पेसिफिक नाम टेंशन कहते हैं, ठीक। तो टेंशन एक तरीके का फोर्स ही है, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही होगा। m मास है। अब यहाँ पर अगर m सिर्फ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। m यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m जो है वो m अपॉन l है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो सिर्फ m नहीं लिखोगे, m l की पावर माइनस 1 लिखोगे। यहाँ क्या लिखेंगे, m l की पावर माइनस 1। मैंने मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m l की पावर माइनस वन क्यों लिखा, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है मास पर यूनिट लेंथ, इसलिए। पर यूनिट टाइम होता तो m t की पावर माइनस 1 हो जाता। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1 अपॉन l अंडर रूट l, ये ऊपर जाएगा तो l, और 1 थी 1 लिखो है ना लिखो, t की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन l अंडर रूट l2 t माइनस 2। अब 1 अपॉन l तो यही रहेगा, स्क्वायर रूट होता है तो जो पेयर्स होते हैं उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो l बाहर आ गया, यहाँ से t माइनस 1 बाहर आ गया, ठीक कट गया। तो क्या बचा, t माइनस 1 मीन्स गिवन फार्मूला, जो आपको फार्मूला दिया गया है वो सही है। अगर किसी भी केस में ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं होती कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड के बराबर है, तो फिर वो इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, तो यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू डिराइव द रिलेशन। ओके, टू डिराइव द रिलेशन, वो भी बहुत आसान है। देखिए कैसे डिराइव करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब इस पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, किसी एक दिन हम एक वीडियो बनाएंगे उस पर सिर्फ सवाल ही प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे बेस। कुछ सवाल मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, कुछ सवाल डिस्कस किए, कुछ आपने बुक से और करें। देखिए अगला है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, दोज क्वांटिटीज व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर सराउंडिंग। वो सारी क्वांटिटीज जो अपने सराउंडिंग में देखते हैं और जिनको मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उनमें रिलेशन डिराइव करने को ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे ये कहा गया कि क्वेश्चन अगर हम ले ले सीधे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon mass of the bob। जो बॉब हम यूज करते हैं उसको बॉब कहते हैं। मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity, then derive the relation, then derive the relation। okay, then how you will derive the relation, that is important। then derive the relation। देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो आपको दिया गया हो है ना, वो ऐसे लिखा रहेगा, टाइम पीरियड t ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब m, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये दिया रहेगा, सिंबल्स दिए रहेंगे, नहीं तो आपको पता ही है। तो t डिपेंड्स अपॉन, मतलब डिपेंड्स का मतलब प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने तो डायरेक्ट लिख लिया कि ये तीनों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, हमें नहीं पता, बट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन अपॉन में आएगा, कौन रूट में आएगा, या सीधे रिलेशन में आएंगे, कुछ पावर में होगा, वो अपने आप हम निकाल लेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला हमने ये लिख लिया, इस इंटू में लिखे हुए आप पहले इसका भी जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो चेंज कर सकते हो। पहले एल लिख सकते हो, फिर जी लिख सकते हो, फिर एम, पहले जी लिख सकते हो, बाद में एम, फिर एल। इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस में लिखो, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। स्टेप नंबर 2, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, t डिपेंड्स अपॉन,
यहाँ पे डिपेंड्स हटाकर चाहो आप यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, और आपको पता है जब इक्वल टू लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है के सी, जो आप माने के मानना हो के सी मानना हो सी, एम एल जी। सेकेंड स्टेप हो गया। स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, के एम की पावर ए लिख लेंगे, एल की पावर बी और जी की पावर सी। अगर किसी भी डेरिवेशन में यहाँ पर ए बी सी आ रहा हो मान लो फिजिकल क्वांटिटीज में, तो पावर एक्स वाई जेड ले लेंगे, ठीक। तो एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। स्टेप नंबर 4, इसमें हम दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। टी के तो कांस्टेंट है, एम का डायमेंशनल फार्मूला एम हो गया, मास का, लेंथ का एल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी माइनस 2 की पावर सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर भी डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा था, टाइम पीरियड का टी होता है, यहाँ पे m और l नहीं आ रहा है तो कोई टर्म नहीं आ रहा, उसकी पावर 0 करके लिख लेंगे। जो टर्म नहीं आ रहा है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती, कितना भी बड़ा हो, वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल्स टू के m a l b प्लस c, ठीक है। यहाँ पे l टू द पावर b, यहाँ पर l टू द पावर c, तो l टू द पावर b प्लस c हो जाएगा। यहाँ आएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टी की पावर माइनस 2c, ठीक है। ये हमने कर लिया। जो सेम बेस वाले थे उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, जो डिफरेंट बेस वाले होंगे वो एज इट इज लिखे रहेंगे, ठीक है। अगला स्टेप नंबर जो है 5, उसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की पावर a और यहाँ पे m की पावर 0, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे l की पावर है b प्लस c और यहाँ पे l की पावर है 0, b प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे t की पावर है कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ माइनस 2c, तो माइनस 2c इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से c आ जाएगा 1/2। इसको इसमें रख देंगे तो b माइनस का आएगा, इसको इसमें रखेंगे तो b माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो b आ जाएगा 1/2। तो हमें तीनों वैल्यू पता चल गई a b c की। नेक्स्ट स्टेप में, ये जरूरी नहीं आप स्टेप लिखें बट याद रखें, नेक्स्ट स्टेप में ये जो a b c की पावर्स आएंगी वो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इक्वेशन विल बिकम p इक्वल्स टू k m टू द पावर a मतलब 0, l टू द पावर b मतलब 1/2 एंड g टू द पावर c मतलब माइनस 1/2। तो आप आंसर लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k l की पावर 1/2 g की पावर माइनस 1/2, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो k अंडर रूट l और ये आ जाएगा g, ठीक है। तो यहीं तक रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।